नमस्कार दोस्तों। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साइलेज में किण्वन किस प्रकार का होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि गुणवत्ता के आधार पर साइलेज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि गुणवत्ता के आधार पर साइलेज कौन कौन से होते हैं। मेनली बात तो ये है कि साइलेज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो रहता है वेरी गुड साइलेज यानी कि बहुत अच्छा साइलेज। दूसरा रहता है गुड साइलेज यानी कि नॉर्मल अच्छा साइलेज। और तीसरा रहता है फेयर साइलेज यानी कि खराब। यानी गुड साइलेज यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो, ऐसी साइलेज को कहेंगे वेरी गुड साइलेज। और फेयर साइलेज या खराब साइलेज जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, ऐसे को बोलेंगे फेयर साइलेज। और गुड साइलेज यानी कि जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी हो, दोनों का जो मिक्स हो उसको बोलेंगे गुड साइलेज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो जिसमें रहेगा साइलेज में, उसको तो बोलेंगे हम वेरी गुड साइलेज यानी जिसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। और जो खराब साइलेज रहेगा उसमें प्रोटीन है बनाने वाली फसलों जैसे कि रिजगा बरसिन वगैरह से अपन साइलेज बनाएंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो वह साइलेज सही नहीं बन पाएगा, जिसको बोलेंगे खराब प्रकार का साइलेज। और अच्छा साइलेज या गुड साइलेज जिसे बोलेंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग सेम हो या फिर बराबर मात्रा में जिसमें हो, उसको बोलेंगे गुड साइलेज। ठीक है, तो अपन अभी देखेंगे कि गुणवत्ता के आधार पर साइलेज के प्रकार। ठीक है, गुणवत्ता के आधार पर साइलेज के प्रकार। यानी कि साइलेज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख लेंगे इंडेक्स और यहाँ पर लिख लेंगे वेरी गुड साइलेज। ठीक है, वेरी गुड साइलेज यानी कि अच्छा साइलेज, सॉरी बहुत अच्छा साइलेज जो लिख लेंगे। वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा साइलेज। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे गुड साइलेज यानी कि अच्छा साइलेज। यहाँ पर आ जाएगा फेयर साइलेज यानी कि खराब साइलेज। ठीक है, गुणवत्ता के आधार पर साइलेज 3 प्रकार के होते हैं। गुणवत्ता के आधार पर साइलेज 3 प्रकार का होता है, एक तो वेरी गुड, एक गुड और एक फेयर प्रकार का। अब देखिए कि इन तीनों में फसल किस प्रकार की होती है, यानी कि कैसी फसल होती है। तो फसल कैसी रहेगी या किस प्रकार की रहेगी। ठीक है, किस प्रकार की रहेगी। वेरी गुड साइलेज में रहेगी कार्बोहाइड्रेट युक्त, क्योंकि मेनली जो साइलेज बनता है वो कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों से ही बनाया जा सकता है या उनसे ही बनता है, इसलिए उनको बोलेंगे वेरी गुड साइलेज। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलें इनको बोलेंगे, जिनमें कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलें रहेगी उनको बोलेंगे वेरी गुड साइलेज। और प्रोटीन युक्त जो फसलें रहेंगी, प्रोटीन युक्त फसलें जो प्रोटीन युक्त फसलें रहेगी वो खराब साइलेज में आ जाएगी। और जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भी हो, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता हो और जिसमें प्रोटीन भी हो, यानी कि आधा ले लेते अपन कार्बोहाइड्रेट, आधा ले लेते प्रोटीन, दोनों को मिला के जो साइलेज बनेगा वो आएगा अच्छा साइलेज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों बराबर मात्रा में हो, दोनों बराबर मात्रा में। यानी कि ऐसा साइलेज जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो उसको बोलेंगे वेरी गुड, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो उसको बोलेंगे फेयर यानी खराब प्रकार का साइलेज। और गुड साइलेज बोलेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन दोनों की मात्रा जिसमें बराबर हो। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अपन देखेंगे कि साइलेज का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों में तो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और प्रोटीन युक्त फसलों में होता है ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। तो वेरी गुड साइलेज में पीएच मान उसका 3.5 से 4.2 रहेगा लगभग। ठीक है, वेरी गुड साइलेज का मान 3.5 से 4.2 रहेगा और गुड साइलेज का मान 4.2 से 4.5 रहेगा। ठीक है, यानी कि जो अपने वेरी गुड साइलेज रहेगा वो उसका नेचर एसिडिक होगा, यानी कि वो अम्लीय होगा ज्यादा। ठीक है, और जो फेयर क्वालिटी का साइलेज रहेगा उसका पीएच मान 4.8 या उससे अधिक रहेगा। यानी कि यूं मान लीजिए कि वेरी गुड जो साइलेज रहेगा, जो सबसे अच्छा साइलेज रहेगा, उसका मान 3.5 से 4.2 तक रहेगा। और जो गुड यानी कि नॉर्मल जो साइलेज रहेगा, गुड रहेगा, उसका मान रहेगा 4.2 से 4.5। और जो एकदम खराब क्वालिटी का जो प्रोटीन युक्त रहेगा उसमें रहेगा पीएच मान 4.8। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कि इसमें ब्यूटारिक एसिड की मात्रा कितनी रहती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट रहेगा इसमें ब्यूटारिक एसिड। अब ब्यूटारिक एसिड, इसमें तो ब्यूटारिक एसिड रहता ही नहीं है, इसलिए इसमें रहता है लैक्टिक एसिड, इसलिए ब्यूटारिक एसिड की मात्रा इसमें रहेगी 0। ठीक है, ये बनता है ब्यूटारिक एसिड से, मतलब इसमें रहेगी ब्यूटारिक एसिड की मात्रा ज्यादा, और इसमें ब्यूटारिक एसिड भी नॉर्मल रहेगा और लैक्टिक एसिड भी नॉर्मल रहेगा, इसलिए इसमें रहेगा ब्यूटारिक एसिड मध्यम या नॉर्मल या मीडियम, मध्यम या मीडियम। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कि नाइट्रोजन की मात्रा। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन ही रहेंगे, इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं रहेगा। नाइट्रोजन कौन सा रहेगा इसमें, जो इसमें लिख देते अमोनिकल। अमोनिकल नाइट्रोजन यानी कि जिसमें इसमें मतलब अपन जो यूरिया मिलाएंगे 1%, उसमें जो नाइट्रोजन रहेगी वो आएगा। बाकी इसमें तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट ही है, इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं आएगा। प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन में तो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन रहता है, क्योंकि प्रोटीन में देखेंगे अपन ने पहले भी पढ़ा है कि नाइट्रोजन की मात्रा उस प्रोटीन में ज्यादा रहती है। और गुड साइलेज रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा और प्रोटीन भी रहेगा, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग मतलब मीडियम रहती है, यूं ज्यादा नहीं कर सकते उसमें, मीडियम। तो इसमें जो अपन यूरिया मिलाएंगे वो ही नाइट्रोजन रहेगी, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 10% से भी कम रहेगी। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 10% से भी कम। अगर नॉर्मल देखे तो कार्बोहाइड्रेट ही इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती। पर अगर अमोनिकल नाइट्रोजन यानी कि जो अपन यूरिया मिला रहे वो पूछा जाए तो उसमें 10% से कम रहता है। और गुड साइलेज में नाइट्रोजन की मात्रा पूछे तो 10 से 15%, और इसमें पूछे तो 20% या अधिक, 20% से अधिक। ठीक है, यानी कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा वेरी गुड साइलेज में पूछे तो उसमें रहेगी 10% से कम, गुड साइलेज में पूछे तो 10 से 15%, और फेयर साइलेज में पूछे तो 20% से ज्यादा। ठीक है, इसके बाद अपन 4 पॉइंट पढ़ लिया, अगला है 5वां पॉइंट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें किण्वन यानी फर्मेंटेशन किस प्रकार का होता है। ठीक है, किण्वन अपने पहले ही इतना पढ़ लिया इसमें, जैसे कि किण्वन यानी कि
फर्मेंटेशन। ठीक है, पहले ही पढ़ लिया कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड किण्वन। ठीक है, और जिसमें प्रोटीन रहेगा उसमें ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन रहेगा। ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन या ब्यूटारिक एसिड किण्वन। ठीक है, और गुड साइलेज रहेगा उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी रहेगा और ब्यूटारिक एसिड भी फर्मेंटेशन रह जाएगी। यानी कि इसमें दोनों प्रकार का फर्मेंटेशन रहेगा। इसमें दोनों प्रकार का फर्मेंटेशन रहेगा। इसमें ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन भी रहेगा और लैक्टिक एसिड भी फर्मेंटेशन रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि साइलेज से जो अपने शरीर को बीमारी, मतलब अपने शरीर या जानवर शरीर में जो बीमारियां होती है। ठीक है, यानी कि साइलेज से जुड़ी जितनी भी बीमारियां है वो पढ़ेंगे हम। नोट लगा के लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यानी कि साइलेज से जुड़ी हुई बीमारियां। साइलेज से जुड़ी बीमारियां। ठीक है, साइलेज से जुड़ी बीमारियां यानी कि फर्स्ट बीमारी है लिस्टेरियोसिस। यानी कि अगर संक्रमित चारे से ये फैलने वाली बीमारी है लिस्टेरिया। यानी कि अगर मान लो कि चारा साइलेज है कई दिनों से, मतलब या तो किसी खड्डे में या फिर अपन जो पात्र डालते हैं उसमें या फिर जो बाड़ा बनाते हैं उसमें कई दिनों का साइलेज पड़ा हुआ है और फिर उसमें फफूंद वगैरह लग जाएंगे या फिर बहुत दिन हो जाएंगे, मतलब तो वो साइलेज वैसे ही नमी की मात्रा में आएगा तो वैसे ही वो खराब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो साइलेज संक्रमित रहता है उससे होने वाली बीमारी को कहते हैं लिस्टेरियोसिस। लिस्टेरियोसिस को साइलेज डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये मुख्यतः साइलेज से होने वाली बीमारी और ये होती है जानवरों में। ठीक है, यानी कि लिस्टेरियोसिस बोल दिए, वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको मेडिसिन में, तो अभी इतना ही लिखेंगे कि लिस्टेरियोसिस जानवरों में होने वाली बीमारी है। इसका कारक होता है लिस्टेरिया बैक्टीरिया। ठीक है, लिस्टेरिया बैक्टीरिया यानी जीवाणु से ये फैलता है और ये फैलता कैसे है तो संक्रमित चारे से। ठीक है, ये संक्रमित चारे से फैलता है, यानी कि ये मतलब जो भी चारा अपने या फिर साइलेज जो नॉर्मली पड़ा हुआ है या फिर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, ऐसे में ये बीमारी फैलने का खतरा ज्यादा रहता है और इस लिस्टेरियोसिस को साइलेज डिजीज भी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन लिस्टेरियोसिस, सब पॉइंट लगा देंगे ए, यानी कि लिस्टेरियोसिस। ठीक है, फर्स्ट बीमारी है लिस्टेरियोसिस। लिस्टेरियोसिस किस में होती है तो ये जानवर में बीमारी होती है, जानवर में होने वाली बीमारी। ठीक है, इसका कारक क्या रहता है तो इसका कारक रहेगा लिस्टेरिया वायरस, लिस्टेरिया बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। ठीक है, लिस्टेरिया नाम का जो जीवाणु रहता है उससे ये फैलती है। ये मतलब फैलती कैसे है, अब लिखेंगे कि ये कैसे फैलती है, यानी कि ये जानवरों में होती कैसे है तो ये होगी संक्रमित साइलेज से। साइलेज संक्रमित कैसे होगा, अगर
बहुत दिनों से अगर खुले में ऐसे छोड़ दिया गया या फिर किसी ऐसी जगह पे रखा गया जिसमें बैक्टीरिया पड़ जाए या जीवाणु का संक्रमण ज्यादा हो, ऐसी जगह पे जहाँ रखेंगे उसको वो वहां पर होगा साइलेज संक्रमित हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें अगला पॉइंट आएगा कि लिस्टेरियोसिस को साइलेज डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे साइलेज डिजीज भी कहते हैं। यानी कि फर्स्ट ही पॉइंट है हमारा साइलेज से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसमें से जानवर में फैलने वाली जो बीमारी है वो है लिस्टेरियोसिस, और ये होती कैसे, लिस्टेरिया बैक्टीरिया से, और फैलती कैसी है तो संक्रमित साइलेज से, और साइलेज डिजीज किसको कहते हैं तो लिस्टेरियोसिस को। ठीक है, साइलेज से होने वाली बीमारी में हमने पहली बीमारी तो पढ़ ली, अब रहेगी दूसरी बीमारी जो कि इंसानों में होती है। ठीक है, यानी कि इंसानों में होने वाली बीमारी जिसमें जैसे कि साइलेज का जो साइलेज बनाते उन व्यक्तियों में ये होने का खतरा ज्यादा रहता है। यानी कि जो इसको बोलते कि साइलोफिलर डिजीज। ठीक है, साइलोफिलर डिजीज यानी कि जो व्यक्ति साइलेज को बना रहा है या साइलेज को ढक रहा है, खोल रहा है, यू कर रहा है, उसमें होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जो साइलेज अपन बना रहे उसमें मिला रहे यूरिया। ठीक है, तो उसके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो अब कोई भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड मतलब NO2 NO3 N कुछ भी रह सकते हैं, यानी कि NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड कोई भी रह सकता है वो। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो अपने जो श्वास लेते इंसान श्वास लेते उनकी श्वास के साथ उनके फेफड़ों में जाने से ये बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं साइलोफिलर डिजीज। ठीक है, यानी बी पॉइंट साइलोफिलर डिजीज। ठीक है, इस बीमारी का नाम है साइलोफिलर डिजीज। ये बीमारी यानी कि इंसानों में होती है या फिर व्यक्ति जो साइलेज बना रहा है उसमें होती है। ठीक है, अब ये बीमारी साइलेज से जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं, जो बनाते खोलते या फिर खोलते बंद करते, उनमें ये बीमारी होती है। ठीक है, अब क्या रहता है इसमें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जितने भी मतलब यूरिया अपन ने मिलाया तो खोलेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड एक साथ से बाहर आएंगे, वो मनुष्य में या फिर उस व्यक्ति में सांस के द्वारा उसके फेफड़ों में जाएगा। ठीक है, तो उसके फेफड़ों में जाके ये बीमारी उसको होगी। तो इसमें लिखेंगे कि साइलेज कार्य से जुड़े व्यक्ति में यह बीमारी होती है। ठीक है, तो होती कैसे है, तो होती है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड अपन कर लेंगे NOx, यानी कि चाहे कोई भी ऑक्साइड हो। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड सांस द्वारा उनके ग्रहण करने पर। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड श्वास द्वारा व्यक्ति के फेफड़ों तक जाने। ठीक है, यानी कि पहली बीमारी तो हमने पढ़ी लिस्टेरियोसिस। ठीक है, और दूसरी बीमारी साइलोफिलर डिजीज। ये मुख्यतः उस व्यक्ति में होती है जो साइलेज बनाने की प्रक्रिया में रहता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड
उस व्यक्ति के मतलब श्वास जब लेता है तो उसके फेफड़ों में जाते हैं, जिससे ये बीमारी होती है साइलोफिलर डिजीज। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि साइलेज का रंग कैसा होता है। ठीक, अब साइलेज का रंग अपन जो स्टार्टिंग में जो फसल रहती है उसका रंग रहता है हरा। ठीक है, अब साइलेज बनाने के लिए जो फसल लेंगे उसका रंग रहता है हरा। जब साइलेज बन जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो उसका रंग हो जाएगा पीला या फिर हल्का भूरा। ठीक है, देखिए अब साइलेज बनाने से पहले फसल का रंग था हरा, उस साइलेज बनने के बाद उसका रंग हो गया हल्का भूरा या फिर पीला, क्योंकि जब सिलो में फर्मेंटेशन हुआ तो उसमें क्लोरोफिल से फियोफाइटिन बन गया। ठीक है, जिसके कारण इसका रंग पीला या हल्का भूरा हो गया। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि साइलेज का रंग, तो साइलेज का रंग लिखेंगे पीला या हल्का भूरा। ये किसके कारण हुआ, तो ये हुआ फियोफाइटिन। फियोफाइटिन एक वर्णक है। ठीक है, वर्णक यानी कि पिगमेंट यानी कि जो कलर देने का काम करता है, जैसे कि क्लोरोफिल रहता है, वो पत्तियों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी कि फियोफाइटिन साइलेज के पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, पीले या हल्के भूरे रंग के लिए जिम्मेदार जो वर्णक रहता है वो फियोफाइटिन रहता है। यानी कि साइलेज का रंग जो रहता है वो पीला या हल्का भूरा रहता है, वो किसके कारण होता है, तो वो फियोफाइटिन पिगमेंट के कारण होता है। अब देख लीजिए कि पत्तियों का रंग रहता है, पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग रहता है क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद किण्वन के दौरान इसमें ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे क्लोरोफिल फियोफाइटिन में बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि साइलेज का नॉर्मल जो पीला या हल्का बुरा रंग रहता है वो फियोफाइटिन की वजह से रहता है। जो पत्तियों में हरा रंग रहता है वो क्लोरोफिल की वजह से रहता है। तो जब सिलो में अपन भरेंगे तो उसमें किण्वन के दौरान ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होगा, जिसके कारण साइलेज का रंग जिसमें साइलेज का रंग फियोफाइटिन के कारण पीला रंग का हो जाता है या फिर हल्के भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे कि जो साइलेज में अगर बैड स्मेल आए या फिर कोई बदबू आए तो उसको हम मेटाबाइसल्फाइड मिलाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर साइलेज में कोई भी बैड स्मेल आए तो उसमें मिलाएंगे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, और साइलेज की जो गुणवत्ता की जांच होती है वो होती है प्लिंग इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, तो वो भी लिखेंगे कि साइलेज की गुणवत्ता की जांच साइलेज की गुणवत्ता की जांच के लिए जो कुछ हम अपनाते हैं उसको बोलेंगे प्लिंग इंडेक्स। ठीक है, यानी कि अगर साइलेज में अगर बैड स्मेल आए तो उसमें मिलाते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, और अगर
साइलेज की गुणवत्ता की जांच करके, तो जिस तकनीक से साइलेज की गुणवत्ता की जांच करते हैं उसको बोलते हैं पिलिंग इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढा रहता है उसको क्या बोलते हैं। तो साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढा रहता है उसको बोलते हैं सिलो। और इंडियन भाषा में, यानी कि अपने जो भारत में जो सिलो काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं पीट सिलो, जिसकी गहराई लगभग होती है 2 मीटर क्यूब। यानी कि 1 मिनट लिख देते हैं इसको। साइलेज बनाने वाला गड्ढा या फिर वाला गड्ढा, तो इसको बोलेंगे अपन सिलो या फिर साइलो, जो बोले वो। ठीक है, और इंडिया में जो अपन भारत में जो मेन रहता है, भारत में जो यूज होता है उस सिलो को बोलेंगे पिट सिलो। ठीक है, पिट सिलो। इसकी गहराई होती है 2.5 से 3 मीटर। ठीक है, यानी कि जो गड्ढा रहता है उसको बोलते हैं सिलो, और भारत में बोलते हैं इसको पिट सिलो, जिसकी गहराई रहती है 2.5 से 3 मीटर। ठीक है, और अगर मान लो कि 1 मीटर क्यूब यानी कि जिसकी गहराई भी 1 मीटर हो, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, मतलब गहराई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो, और जिसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर हो। ठीक है, 1 मीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले गड्ढे में 400 किलो साइलेज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो गड्ढा रहता है सिलो, उसकी गहराई रहती है 2.5 से 3 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब गड्ढे में मिनिमम 400 किलोग्राम साइलेज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि उसके बाद साइलेज बनाने में जो चारा रहता है उसका मतलब जो पोषक मान रहता है वो 80 से 85% तक बचा रहता है। यानी कि अपन जैसे कि मान लो 100%, अगर किसी पोषक मान जिसे हैं 100%, ठीक है, अगर 100% है, अब साइलेज बनाएंगे तो थोड़ा तो उसमें मतलब सूखेगा ही, वो सूखेगा मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके कारण उसका मतलब जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो पोषक मान है, वो थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा कम, सिर्फ थोड़ा ही कम हो जाएगा, यानी कि 15 से 20%। अगर आप डायरेक्ट अगर हे में मिलाओगे तो वो एकदम बहुत कम हो जाएगा, वो ज्यादा ही कम हो जाएगा। अगर साइलेज बनाएंगे तो 80 से 85% तक उसका पोषक मान सुरक्षित रह जाता है, यानी कि उतना बच जाता है। और देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि साइलेज बनाने पर चारे का पोषक मान 80 से 85%, ठीक है, 80 से 85% तक सुरक्षित रह जाता है। यानी कि 80 से 85% तक साइलेज बनाते हैं तो अब उसका पोषक मान, चारे का पोषक मान उतना सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब अगर नॉर्मल अपन घास से, वैसे नॉर्मल जो इसका तना पतला रहता है और पत्तियां ज्यादा रहती है, उससे अपन नॉर्मली अगर साइलेज बनाना चाहे तो बना तो नहीं सकते। फिर भी अगर बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो अगर बनाए तो उसमें किस अनुपात में चारा और अन्य फसलें लेंगे। ठीक है, तो उसमें अपन लेंगे एक तो दलहनी फसलें प्लस उसमें लेंगे चारा। ठीक है, दलहनी फसलों के साथ उसमें लेंगे चारा, यानी कि मान लीजिए कि अपन ले रहे कोई भी नॉर्मल चारा या फिर घास, और कोई भी ले रहे दलहनी फसलें, तो घास का अनुपात तो 3 रहेगा और दलहनी फसलें का अनुपात 1 रहेगा। यानी कि दलहनी फसलें प्रोटीन युक्त रहती है, तो उसमें प्रोटीन युक्त रहेगी तो उसका अनुपात पहले से ही कम लेंगे। ठीक है,
यानी कि अगर अगर पूछ लिया जाए कि यदि घास और दलहनी चारे से अपने को साइलेज तैयार करना है तो उसका अनुपात क्या रहेगा। तो अगर घास और दलहनी फसल से साइलेज तैयार करें, ठीक है। अगर घास और दलहनी फसल से अपन साइलेज तैयार करें तो घास अनुपात दलहनी फसलें, घास आ गई अपने नॉर्मल जो घास रहती है, और दलहनी फसलों में आ जाएगी जैसे कि रिजगा और बरसीम, ठीक है। तो 3:1, ठीक है। 3:1 यानी कि लगभग 75% अपन लेंगे घास और 25% लेंगे दलहनी फसलें, यानी कि एक मतलब आप मान लीजिए कि 1/4 तो लेंगे दलहनी फसलें और 3/4 लेंगे, यानी कि ये भाग मान लीजिए ये 4 भाग है, ठीक है। ये 4 भाग है, इसमें से सिर्फ इतना भाग लेंगे अपन दलहनी फसलें, ठीक है। सिर्फ इतना भाग ही लेंगे, 4 में से सिर्फ इतना ही भाग लेंगे दलहनी फसलें, बाकी का 3 भाग जो बचा उस वहां पे लेंगे अपन घास या फिर कोई भी चारा, ठीक है। ठीक है, अपने वहां तक तो उतने तक, ठीक है, उतने तक तो अपने कर लिया। अब नॉर्मली अपन जैसे कि नॉर्मल एकदम दलहनी फसलें जैसे कि प्रोटीन युक्त अपने नॉर्मल फसलों से अपन साइलेज नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि दलहनी फसलें जैसे कि रिजगा और बरसीम, इनसे साइलेज नहीं बना सकते क्योंकि इसमें क्या रहता है कि प्रोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा रहती है, तो ब्यूटारिक एसिड किण्वन होगा, ठीक है। तो खराब प्रकार का साइलेज बनेगा। खराब प्रकार का साइलेज बनेगा तो वो फिर वैसे ही उसमें बदबू आएगी और जानवर खाएंगे नहीं, ठीक है। तो प्रोटीन जो अपने प्रोटीन युक्त फसलें जैसे कि रिजगा बरसीम जो दलहनी फसलें हैं उनसे अपन साइलेज नहीं बना सकते। अगर बना भी दिया तो वो खराब प्रकार का साइलेज बनेगा, यानी कि कोई काम का नहीं आएगा क्योंकि उसमें ब्यूटारिक एसिड किण्वन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर दलहनी चारे जैसे कि दलहनी चारा अपन ले लिया रिजगा बरसीम, उसमें एक तो प्रोटीन, एक नमी और एक खनिज, प्रोटीन नमी और खनिज तीनों की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। अगर इन तीनों की कैपेसिटी मतलब तीनों की मात्रा ज्यादा होगी तो इसमें होगा बफरिंग कैपेसिटी, मतलब इसकी बफरिंग कैपेसिटी जो रहती है ये बफरिंग कैपेसिटी को रोक देगी। इसमें बफरिंग ठीक है, यानी कि आप यूं मान लीजिए कि अपन दलहनी फसलों से जैसे कि नॉर्मल तो अपन साइलेज नहीं बनाते, और अगर बना लेंगे तो उसमें घास और दलहनी फसलों का अनुपात जो आपको बताया 3:1 बोलेंगे। और अगर सिर्फ दलहनी फसलों से अगर अपन साइलेज बनाना चाहे तो वो अपन नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि उसमें जो अपनी दलहनी फसलें रहती है उसमें प्रोटीन की मात्रा एक तो ज्यादा रहती है, एक नमी की मात्रा ज्यादा रहती है और एक खनिज की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है। तो प्रोटीन युक्त जो फसलें रहती है उनमें अगर अपन साइलेज बनाएंगे तो उसमें ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन होगा जिसके कारण साइलेज खराब क्वालिटी का बनेगा, ठीक है। तो दलहनी चारे में एक तो प्रोटीन, नमी और खनिज की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक। अगर ये तीनों ज्यादा रहेगी तो इसमें क्या रहता है कि पीएच मेंटेन नहीं हो पाता। पीएच जो अपने पीएच रहता है नॉर्मली पीएच साइलेज का रहता है अम्लीय, ठीक है। नॉर्मली पीएच का मान अम्लीय यानी कि नॉर्मली लगभग मान लीजिए आप 4 से कम रहता है, ठीक है, 4 से कम रहता है तो जिस साइलेज में पीएच मान 4 से ज्यादा रहेगा वो एकदम खराब क्वालिटी का साइलेज माना जाएगा, ठीक है। यानी कि इस खराब क्वालिटी की साइलेज बफर से एक का आता है बफर कैपेसिटी यानी कि अपने जैसे कि पीएच मान, अगर मान लो पीएच मान अपन ज्यादा बढ़ गया तो उसमें उसकी बफर कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जिसके कारण पीएच मान में बदलाव नहीं होगा। फिर अगर बफर कैपेसिटी यानी कि
अपने शरीर में मान ले कि होम्योस्टेसिस, जो अपने शरीर को संतुलन बनाए रखता है, वैसे ही बफरिंग कैपेसिटी जो रहती है वो पीएच मान को बनाए रखती है। अगर पीएच मान अगर ज्यादा ही बढ़ गया तो फिर उसकी बफर कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण पीएच मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिससे अपने जो साइलेज रहता है वो उसकी क्वालिटी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अपन लिखेंगे अगला पॉइंट अपने कि दलहनी फसलें जैसे कि रिजगा, बरसीम, इनसे साइलेज, दलहनी फसलें से साइलेज नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, नहीं बनाना चाहिए। और अगर बनाएंगे और अगर इनसे साइलेज बनाएंगे तो इसमें ब्यूटारिक एसिड किण्वन होगा, जिसके कारण साइलेज खराब क्वालिटी का बने, क्योंकि इसमें रहती है प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें कहेंगे कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, तो प्रोटीन की मात्रा इसमें रहती है ज्यादा। ठीक है, तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी तो उसमें ब्यूटारिक एसिड किण्वन होगा, ब्यूटारिक एसिड किण्वन होगा, जिससे साइलेज जो रहेगा वो खराब क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर जिसका बरसिम से अगर अपन साइलेज बनाना चाहे तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहती है, जिससे ब्यूटारिक एसिड किण्वन होगा, जिससे साइलेज खराब क्वालिटी का बनेगा। और दलहनी फसलों में जो अपन दलहनी फसलें रहती है, दलहनी फसलों में एक तो प्रोटीन प्लस खनिज प्लस नमी, दलहनी फसलों में प्रोटीन, खनिज और नमी, इन तीनों की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इन तीनों की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसमें जो अपने पीएच मान है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, पीएच मान ज्यादा बढ़ जाएगा। अब पीएच मान बढ़ गया तो उसकी बफरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण इसका पीएच साइलेज खराब क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों अगर जैसे कि प्रोटीन, खनिज और नमी, ये तीनों की ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से बफरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इन तीनों के ज्यादा होने के कारण बफरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर बफरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो पीएच मान भी बढ़ जाएगा, पीएच मान भी बढ़ जाएगा। और अगर पीएच मान बढ़ गया तो साइलेज खराब क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, तो साइलेज खराब क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, यानी कि दलहनी फसलों में प्रोटीन, खनिज और नमी की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, और इन तीनों के मान अगर ये तीनों अगर ज्यादा रहेगा तो बफरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और बफरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो पीएच मान भी बढ़ जाएगा उसका, पीएच मान बढ़ेगा तो साइलेज की क्वालिटी खराब रहेगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कि साइलेज बनाने के लिए एआईवी मेथड, यानी कि ये एआई वेटमैन ने वैज्ञानिक का नाम है, जिसने फिनलैंड में दिया था इसको, वैज्ञानिक का नाम है एआईवी। ठीक है, एआईवी यानी कि एआई वेटमैन, इसने वैज्ञानिक ने ये मेथड फिनलैंड में दिया था। इसमें क्या रहता है कि साइलेज रहता है, उसके पीएच मान को कम करने के लिए हम उसमें प्रबल अम्ल मिलाते हैं। अब प्रबल अम्ल कौन सा रहेगा, तो H2SO4 और HCl। ठीक है, H2SO4 और HCl इसमें साइलेज में मिलाते हैं, जिसके कारण साइलेज जल्दी से तैयार हो सके।
ये सिर्फ नॉर्मल छोटी मात्रा में अगर अपने को करना है तो ये कर सकते हैं, बाकी फील्ड में इसका नॉर्मली यूज वैसे भी नहीं लेते, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि H2SO4 और HCl को मिलाते हैं, जिसके कारण pH मान 4 से कम हो जाता है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि साइलेज बनाने का AIV मेथड, ठीक है। AIV मेथड यानी कि ये एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक जिसका नाम था AI वेटमैन, ठीक है। ये फिनलैंड का वैज्ञानिक था, फिनलैंड में ये दिया था, ठीक है। ये मेथड उसने फिनलैंड में दिया था। इसमें क्या रहता है कि साइलेज का पीएच मान कम करने के लिए चारे में, साइलेज का पीएच मान कम करने के लिए चारे में H2SO4, चारे में H2SO4 और HCl मिला देते हैं, ठीक है। HCl मिलाया जाता है। इसके कारण चारे का पीएच मान 4 से कम हो जाता है, ठीक है। 4 से कम हो जाता है, यानी कि साइलेज बनाने का AIV मेथड यानी वैज्ञानिक है जिसका नाम था AI वेटमैन, जिन्होंने ये फिनलैंड में दिया था। इसमें चारे में H2SO4 और HCl यानी कि प्रबल अम्ल, यानी कि हाईली एसिडिक प्रबल अम्ल मिलाएंगे उस साइलेज में, तो उसका पीएच मान जो रहेगा वो 4 से कम हो जाएगा। यानी 4 से कम होने के कारण मतलब भैया एसिड, मतलब एसिड बन जाएगा, जिसके कारण अच्छा पीएच बनेगा, सॉरी अच्छा साइलेज बनेगा। इसके कारण ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो हेलेज और वेस्टलेज, जो आगे की टर्म रहेगी हेलेज और वेस्टलेज। हेलेज का मतलब जो फसलें तो है बनाने वाली है, यानी कि मान लो कि घास है जिसका तना पतला रहता है और पत्तियां वगैरह रहती है, वो रहता है बनाने वाली फसलें, उनसे बना रहे साइलेज। तो ना तो है बनेगी ना ही साइलेज बनेगी, उसके बीच का कुछ बन जाएगा जिसको बोलेंगे हेलेज, ठीक है। अब यूं मान लीजिए कि कोई रिजगा है या फिर बरसीम है, उससे अपन नॉर्मल बनाते हैं। अब उन्हीं फसलों को गड्ढे में डाल के सेम साइलेज वाली प्रक्रिया की, तो साइलेज तो बना, पर वो है बनाने वाली फसलें थी। न तो साइलेज प्रॉपर तरीके से बन पाया और नहीं है बन पाई, क्योंकि वो साइलेज बनाने की प्रक्रिया उसमें लागू की गई थी। तो इसके बीच का कुछ ही बना जिसको बोलेंगे हेलेज, ठीक है। अब हेलेज का टेम्परेचर रहता है वो लगभग 45 से 55 डिग्री रहता है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए कि अपने जो है बनाने वाली फसलें हैं, उनको अगर सिलो में भरेंगे और अवायवीय कंडीशन करेंगे, तो इसमें बनने वाले को उत्पाद जो रहते हैं उसमें है का भी गुण रहेगा और साइलेज का भी गुण रहेगा, ठीक है। तो इसको अब लिखेंगे हेलेज, हेलेज। पहले तो लिखेंगे कि हेलेज है क्या, ठीक है। हेलेज यानी कि है बनाने वाली फसलें, है बनाने वाली फसलों से, यानी कि जो जई, घास, रिजगा और बरसीम, ठीक है। यानी कि है बनाने वाली फसलों से अगर साइलेज, या फिर ऐसे लिखो कि है बनाने वाली फसलों को, है बनाने वाली फसलों को सिलों में भरकर, सिलों में भरकर अवायवीय अवस्था में रखा जाए, तो हेलेज तैयार होगा, ठीक है।
तैयार होगा, जिसमें हे और साइलेज दोनों के गुण रहेगी, जिसमें हे व साइलेज दोनों के गुण रहेंगे, हे और साइलेज दोनों के गुण रहेंगे। अब दोनों के बीच का अगर कुछ बन गया तो उनकी नमी भी बीच की रहेगी, यानी कि 45 से 55%। ठीक है, यानी कि साइलेज में तो नमी की मात्रा रहती है 60 से 70% और हे में नमी की मात्रा रहती है 10 से 11%, सॉरी 13 से 14%। इसीलिए ये बीच का अगर कुछ बन रहा है तो इसमें नमी की मात्रा भी बीच की रहेगी। ठीक है, इसके बाद अपन लेंगे कि वेस्टलेज। अब वेस्टलेज से क्लियर हो रहा है कि वेस्ट यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि गाय का गोबर है या फिर जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है गाय का गोबर, जो अपन गाय के गोबर है, जो पत्तियां है वगैरह, जिनसे अपन बायोगैस बना सकते हैं, ऐसे पदार्थ को सिलो में भरकर यानी कि साइलेज बनाने की प्रक्रिया करेंगे तो उससे बना उत्पाद को बोलेंगे वेस्टलेज। ठीक है, यानी कि जानवरों के अपशिष्ट को सिलो में भरकर अवायवीय अवस्था में रखने पर बना उत्पाद। ठीक है, यानी कि वेस्टलेज यानी जानवर के अपशिष्ट से बना हुआ, वेस्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थ उसमें जानवर के जितने भी अपशिष्ट रहता है उस पदार्थ से बना हुआ जो रहता है उसको बोलेंगे वेस्टलेज। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कि जो फसलें हैं मेनली जिनसे हे और साइलेज बनाया जाता है, उन फसलों के वैज्ञानिक नाम लिख लेते हैं कुछ के। ठीक है, तो हे बनाने वाली फसलों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, हे बनाने वाली फसलों के फर्स्ट में आएगा जई को बोलेंगे एवेना सटाइवा। ठीक है, एवेना सटाइवा। ठीक है, जय को बोलेंगे एवेना सटाइवा। और सेकंड रहेगा रिजगा को बोलेंगे मेडिकागो सटाइवा। ठीक है, उसके बाद तीसरे पे आ गया जैसे कि बरसिम को बोलेंगे ट्राइबिफोलियम एलेक्जेंड्रियम। बरसिम को बोलेंगे ट्राइबिफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ठीक है, उसके बाद बच गया अपने जो। ठीक है, अब जो को बोलेंगे हर्डेनम वल्गी। ठीक है, ये कुछ नाम है वैज्ञानिक नाम। जई को बोलेंगे एवेना सटाइवा, रिजगा को बोलेंगे मेडिका को सटाइवा, बरसिम को बोलेंगे ट्राइबिफोलियम एलेक्जेंड्रियम और जो को बोलेंगे हर्डेनम वल्गी। ठीक है, उसके बाद अपन लेंगे कि साइलेज बनाने वाली कुछ फसलें, साइलेज बनाने वाली फसलों का वैज्ञानिक नाम।
साइलेज बनाने वाली फसलों का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अपन ले लेते हैं मक्का। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। ठीक है, मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज। उसके बाद अपन लेंगे कि ज्वार। ज्वार का नाम है सोरगम बाइकलर। ज्वार का नाम है वैज्ञानिक सोरगम बाइकलर। ठीक है, उसके बाद मक्का, ज्वार और तीसरा आ गया अपने बाजरा। बाजरे का वैज्ञानिक नाम है पेनिसेटम ग्लेकुकम, सॉरी लेनिसेटम ग्लेकुम। ठीक है, पेनिसेटम ग्लेकुम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे कि भूसा और कड़वी में अंतर। अपना नया चैप्टर लेंगे, भूसा एवं कड़वी। ठीक है, भूसा और कड़वी क्या होता है? भूसा जो अपने गेहूं को जो अपने थ्रेशिंग करते हैं उसके बाद जो बचा हुआ जो घास रहती है उसको बोलेंगे भूसा। कड़वी जो मक्का, ज्वार, बाजरा के जो डंठल बच जाते हैं उनको बोलेंगे कड़वी, यानी कि स्ट्रो एंड स्टोवर। स्ट्रो एंड स्ट्रोवर। ठीक है, भूसा एंड कड़वी। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेंगे कि इनकी विशेषता क्या है। भूसा एंड कड़वी की विशेषता, इसमें मतलब क्या क्या पाया जाता है इसमें। अब ये मान लीजिए कि भूसा एंड कड़वी क्या है? घास, सॉरी चारा है। अब चारा में क्या रहेगा? चारे में भी कौन सा चारा है? सूखा चारा। अब चारा रहेगा तो चारे में रहेगा कि CF यानी कि क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर हमने पहले भी पढ़ा था कि क्रूड फाइबर 18% से ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब चारे की कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कि सिलिका। सिलिका इसमें इस प्रकार से ज्यादा रहेगी क्योंकि ये भूसा रहेगा तो इसमें कहीं ना कहीं पे मिट्टी या रेत भी मिली रहेगी, जिसके कारण इसमें सिलिका की मात्रा भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और इसमें कमी इसमें कमी रहेगी। एक तो नाइट्रोजन की मात्रा की कमी रहेगी क्योंकि इसमें कई प्रकार पे भी प्रोटीन नहीं आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल रहेगा, ये नॉन मेंटेनेंस टाइप है जिसमें प्रोटीन कहीं पे भी नहीं आएगा। तो इसमें प्रोटीन की कमी रहेगी तो नाइट्रोजन की भी कमी रहेगी। नाइट्रोजन की मात्रा की कमी रहेगी जिसमें इसमें CP भी कम रहेगा, यानी कि क्रूड प्रोटीन भी कम आ गया। उसके बाद DCP भी कम आ गया। उसके बाद इसमें जब CP और DCP ही कम रह गया तो इसमें TDM भी कम रहेगा। TDN कम रहेगा तो इसमें ऊर्जा और पाचकता भी कम रहेगी और खनिज तो इसमें कम रहते ही है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं पहले तो लिख देते अधिकता। अधिकता इसमें एक तो CF ज्यादा रहेगा और एक रहेगा इसमें सिलिका ज्यादा। ठीक है, CF ज्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि ये चारा में आता है। ठीक है, चारे की कैटेगरी में आता है। और सिलिका ज्यादा क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें रेत और मिट्टी पाई जाती है। रेत और मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उसके कारण से। और इसमें कमी किस चीज रहेगी? इसमें कमी रहेगी नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा की कमी रहेगी क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता तो नाइट्रोजन ऑलरेडी इसमें कम रहेगा। एक CP, DCP, TDN, ऊर्जा, पाचकता और खनिज। ठीक है, यानी कि भूसा एंड कड़वी में अधिकता तो रहेगी क्रूड फाइबर की और सिलिका की। ठीक है, और कमी रहेगी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा की, CP यानी क्रूड प्रोटीन, DCP एंड डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और TDN यानी कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और ऊर्जा और पाचकता खनिज की। ठीक है,
इसके बाद अपन देखेंगे कि जो मेनली अपन ले लेंगे गेहूं का भूसा, ठीक है। अब गेहूं के भूसे में डीसीपी, सीपी और टीडीएन और पाचकता अपन देखेंगे कि कितना कितना होता है। यानी कि डीसीपी ये मान लीजिए कि डीसीपी कभी भी सीपी से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि सीपी यानी क्रूड प्रोटीन, वो टोटल प्रोटीन है, उसमें से जो पचित हो जाता है उसको बोलेंगे डीसीपी, ठीक है। तो गेहूं के भूसे, गेहूं का भूसा ले लेते हैं अपन, गेहूं का भूसा, उसमें सीपी मान लीजिए अपन रहेगी 0%, ठीक है। उसमें देखेंगे डीसीपी, यानी कि ये मान लीजिए कि कभी भी ये सीपी रहेगी वो डीसीपी से कभी भी ज्यादा नहीं रहेगी, तो ये आएगी 3%, ठीक है। उसके बाद आएगा टीडीएन, यानी कि टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट रहेगा इसमें 40%, ठीक है। उसके बाद इसमें रहेगी पाचकता रहेगी इसमें 40%। यानी कि गेहूं का जो नॉर्मल भूसा रहता है उसमें अगर अपने को नॉर्मल भूसा, अपने को उसको कुछ नहीं किया, ना यूरिया उपचारित किया ना कुछ नहीं किया, एकदम नॉर्मल भूसा रहता है, उसमें सीपी की मात्रा 0% रहती है, बिल्कुल नहीं रहती। डीसीपी इसमें जो डीसीपी रहेगी वो 0 रहेगी और सीपी रहेगी वो 3% रहेगी, ठीक है। यानी कि डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन हमेशा सीपी से कम ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेंगे कि जब ये भूसा है जो 0% जिसमें डीसीपी है, 3% सीपी है और 40% जिसकी टीडीएन और 40% जिसकी पाचकता, उसको अगर यूरिया उपचारित किया जाए, यानी कि भूसे को अगर यूरिया उपचारित किया जाए यानी कि अगर भूसे को यूरिया उपचारित करेंगे, यूरिया में क्या रहता है, मेनली करके नाइट्रोजन, यूरिया में 46.6% यूरिया नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। तो अगर भूसे को यूरिया उपचारित करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें नाइट्रोजन भी बढ़ेगी, नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी। अब नाइट्रोजन बढ़ेगा यानी कि प्रोटीन बढ़ रहा है, यानी कि सीपी भी बढ़ेगा। सीपी अगर बढ़ रहा है तो डीसीपी भी बढ़ेगा। डीसीपी अगर बढ़ रहा है यानी कि डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन बढ़ रहा है जो पचने योग्य है, तो टीडीएन भी बढ़ेगा। टीडीएन बढ़ेगा तो इसमें ऊर्जा भी बढ़ेगी, पाचकता भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि ये चीजें इसमें बढ़ जाएगी, पर एक ही चीज है जो नहीं बढ़ेगी, वो रहेगी अपने खनिज, क्योंकि यूरिया में खनिज नहीं पाया जाता, ठीक है। तो यहाँ तक अपने अब आगे का पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है। थैंक यू।